नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर लगातार बनी रहती है। साथ ही एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं इस खबर से जुड़े हुए। और आज जिन प्रमुख खबर पर न्यूज पंच के जरिए रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी पाकिस्तान से जुड़ी। जी हां, जहां डर से इस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और भारत के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या बात इसमें वहां के मंत्री की तरफ से कही गई, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही दूसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पहलगाम हमले को लेकर सीसीएस की बैठक आज एक बार फिर से होने वाली है। और इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारे महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। इससे पहले जब 23 तारीख को सीसीएस की बैठक हुई थी तो उसमें भी 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिसमें सिंधु समझौता भी एक फैसला था। तो आज की बैठक पर रहेगी नजर। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर, जहां ट्रंप के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ट्रंप के इन 100 दिनों में कई सारे अहम फैसले ट्रंप ने लिए हैं जिनका सीधा असर अमेरिका के साथ दुनिया पर पड़ा, पूरी दुनिया में खलबली मची। तो विस्तार से करेंगे इस पर भी बात, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशिष्ट इकाइयों को ऑपरेशनल रेडीनेस मोड में रखा गया है। खुद पीएम मोदी आज सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अलग अलग बयान वहां के मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इन सब के साथ पाकिस्तान की आर्मी ने 7वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। हालांकि पिछले बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार को भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने सहित कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। करेंगे इन सभी चीजों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि डर से पाकिस्तान की कैसे उड़ी नींद। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इस हड़कंप के साथ ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये डर भी नजर आता है कि भारत से पाकिस्तान इस वक्त कितना डरा हुआ है। आधी रात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और सीधे तौर पर अता उल्लाह तरार की देर रात करीब 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सोचिए कि किस तरीके से नींद उड़ी हुई है इस वक्त पाकिस्तान की। देर रात करीब 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने का दावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाता है। पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री है वो कहते हैं कि सैन्य हमला भारत कर सकता है। ये बात रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बताई जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत अटैक कर सकता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट भी उनकी तरफ से जारी किया गया। तो इस वक्त पाकिस्तान की नींद किस तरीके से उड़ी हुई है, क्योंकि आतंकी हमले होने के बाद में कई सारे आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए। इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो आज सीसीएस की बैठक एक बार फिर से होगी। इससे पहले 23 तारीख को बैठक हुई थी। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीते कल भी अहम बैठक हुई। आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने पर ये तमाम बैठकें इस वक्त हो रही है। और आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की ये अहम बैठक होने जा रही है और इस अहम बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक की अगर बात करें तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही एनएसए, पीएम के प्रधान सचिव, रक्षा, वित्त सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बता देंगे इस बैठक में विदेश व गृह सचिव भी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण फैसले आज की इस बैठक में भी लिए जा सकते हैं। आतंकी घटनाओं पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है कि आगे की चीजों को लेकर रणनीति बन सकती है, चर्चा हो सकती है। बीते कल की अगर बात करें तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हुए नजर आए थे और वो बैठक भी काफी महत्वपूर्ण नजर आई। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, कई मायने हैं उसके। लेकिन इसके साथ ही बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकतें हर रोज सामने आ रही हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 7वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर सेक्टर में ये गोलीबारी की है, लेकिन इसके साथ ही इस गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना की तरफ से तुरंत दिया गया है। और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन जब जब इसका उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तब तब भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की जो ये हरकत है उसका करारा जवाब पाकिस्तान को
मिल चुका है। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान कायराना हरकतें भी कर रहा है, साथ ही जो वहां के मंत्री हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि कभी भी हमला हो सकता है भारत की तरफ से, 24 से 36 घंटे में ये हमला किया जा सकता है। और रात को 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही जाती है वहां के मंत्री की तरफ से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूएन महासचिव ने पहलगाम हमले की निंदा भी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर यह बातचीत हुई है और फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने इस हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एंटोनियो गुटेरेस की सराहना भी की है। आपको बता दें कि गुटेरेस ने आतंकी हमले पर जवाबदेही के महत्व पर सीधे तौर पर उनकी तरफ से जोर दिया गया और साथ ही एस जयशंकर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात लिखी। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में हम लेकर आएंगे। ये बात एस जयशंकर की तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताजा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। इसके साथ ही विशाल बैरिस्टर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही गुरमीत हमारे साथ जुड़ेंगे अटारी बॉर्डर से। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे, सीसीएस की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या मायने इस बैठक की, क्योंकि इससे पहले जब 23 तारीख को बैठक हुई थी तो उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, जो इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी तब उसमें हमने देखा था कि कूटनीतिक फैसले लिए गए थे, जो सिंधु समझौता को स्थगित करने से जुड़ा फैसला हो या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ देने का आदेश हो, इस तरह से तमाम फैसले लिए गए थे। अब ये जब बैठक होने की संभावना है, उससे पहले कल हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई और उसके बाद जो बैठकों का दौर चला और ये बात सामने आई एजेंसी के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है और उनकी जो सेना की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उस पर पूरा भरोसा जताया है। तो ये बहुत संकेत स्पष्ट है कि पूरी तैयारी एक तरह से देखें तो सेना की तरफ से है, सेना तैयार है और जो भी उसे लगेगा, जो भी उचित लगेगा वैसे कदम सेना उठाएगी। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट है वो पिछले 2 दिनों से काफी दिखाई दे रही है। कई नेताओं के जो रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं। कल तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान ने आशंका जता दी कि भारत जल्द ही हमला कर सकता है, तो पाकिस्तान की बौखलाहट भी दिखती है। अब जब ये संभावना है कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी आज कैबिनेट की बैठक से पहले, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर हालात जो उससे जायजा लिया जा सकता है और क्या कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है उस पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में, क्योंकि इससे पहले कल बड़ी बैठक हो चुकी है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त अखिलेश सुमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की बौखलाहट तो हर रोज नजर आ ही रही है। 7 दिन से लगातार एलओसी पर उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का, और हालांकि भारतीय सेना जो है वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है और मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है, रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कि पाकिस्तान ने जो दुर्दांत जो हत्या की है भारत के निर्दोष नागरिकों के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान पूरी तरह डिफेंसिव, पूरी दुनिया से कंडेमनेशन हो रहा है और ऐसे में पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान यह बताने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे विदेश मंत्रालय सूत्रों से पता चल रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के हर लीडर को फ़ोन कर रहा है कि भारत हम पे हमला करेगा। और इसी क्रम में उन्होंने कल रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिन्होंने कह दिया कि 24 से 26 घंटे के अंदर भारत हमला करेगा। लेकिन जो रणनीति उसके साथ उनकी यह है कि अगर सीमा को जरा हॉट रखा जाए, सीमा पे गोलीबारी जारी रखी जाए, तो दुनिया को यह पता चले कि हाँ सच में भारत हमला करने जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार ये वार मौगिरी कर रहा है। कल यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री जयशंकर को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी फ़ोन किया था और शहबाज शरीफ को भी उन्होंने बोला था कि इस तरह से जो सीमा पे जो शांति बनाए रखना चाहिए आपको। तो एक तरीके से पाकिस्तान को यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कटघरे में खड़ा किया है इस घटना के बाद।
निश्चित तौर पे वो कहते हैं, सबसे कहते हैं कि हाँ शांति रखनी चाहिए। भारत से भी उन्होंने कहा कि हाँ मसले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए। लेकिन जो भारत की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि यह समय है जब आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एकदम पूरी तरह लगाम लगाने की जरूरत है, और इसमें सभी देश लगातार सहयोग कर रहे हैं। देखिए यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने कल फोन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर को। यूएई का भारत के साथ बहुत स्टेक है, यूएई और भारत के बीच में रणनीतिक संबंध है। यूएई जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश करने का इच्छुक है, और ऐसे में जो घटना हुई 22 अप्रैल की घटना, उसने यूएई के सारे जो योजनाएं थी वो योजनाएं पर पानी फिर गया। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया आर्थिक सहयोग की ओर बढ़ रही है, और ऐसे में पाकिस्तान की यह जो रणनीति लगातार होती है कि आतंकवादियों के द्वारा कोई हमला कराया जाए और उसके बाद पूरी दुनिया में जो आर्थिक सहयोग के जो मुद्दे चल रहे हैं वो सहयोग के मुद्दे खत्म हुए, तो इसलिए पाकिस्तान आज बिल्कुल अलग थलग पड़ रहा है, और इसीलिए लगातार उसके अनाप शनाप ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे दुनिया को यह लग रहा है कि हाँ जी कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, और अंत में जब कुछ नहीं होता तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की आड़ में छुप जाती कि जी हमारे पास न्यूक्लियर बम है। सबको पता है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन उसके अलावा यह भी है कि उस न्यूक्लियर बम की क्या स्थिति है इसके बारे में भी बहुत सारे लोग पता है कि इसकी क्या स्थिति है। इसलिए भारत लगातार ये संदेश दे रहा है कि हम आतंकवाद की इस घटना के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हैं, और जो भी तैयारियां हो सकती है आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोगों तक को भी उनको पूरी कड़ी सजा दी जाएगी। जी बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो कड़ी सजा तो दी ही जाएगी। बैठकों का दौर भी इस वक्त भारत में लगातार जारी है, तमाम बैठकें की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान पहली बार नहीं है जब इस तरीके की गीदड़ भभकी दी गई हो परमाणु बम की और तमाम चीज़ों की। इससे पहले भी कई बार इस तरह की गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से दी जा चुकी हैं, और उसकी जो नापाक हरकतें हैं वो भी हम सभी के सामने उजागर भी हो चुकी है। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो भी इस वक्त लगातार बने हुए श्रीनगर में इस वक्त मौजूद है। विशाल, अगर श्रीनगर की बात करें तो पर्यटक अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और उनसे आपने बात भी की होगी, साथ ही स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी आपने बात की होगी। बिल्कुल ठीक है कृतिका, आपने इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मेरे साथ कुछ पर्यटक भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पे बना हुआ है, एक फेक फैक्ट्री वो चला रहा है, और उसने एक झूठी खबर फैलाई कि पहलगाम अटैक के बाद जीओसी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुमार को रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन यह गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा उनका आज रिटायरमेंट है, वो सुपरएनुएट हो रहे हैं आज, और उनकी जगह ले रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जो जीओसी नॉर्दर्न कमांड बने हैं। बहरहाल मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, और ये आए हैं गुजरात से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरदीन मलिक है। फरदीन, कैसा लगा आप हाउस बोट में रहकर आए रात में? हाँ जी हाँ, हम लोग रात को हाउस बोट में रुके थे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छे से हम लोग एक दिन से घूमने आए हैं, यहाँ शिकारा में बैठे हैं हाउस बोट में। हाउस बोट का जो इंटीरियर है, मतलब जैसा होता है हाउस बोट, काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। यहाँ के जो लोकल एरिया जो लोग हैं वो भी बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासन अच्छा है, यहाँ कोई दहशत कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। वो गलत बात है जो भी कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है, यहाँ की सर्विस सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। आपने सुना है कि कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये गुजरात से आए हैं, कश्मीर के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि पूरा जोश और खरोश के साथ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो जो हमारा दुश्मन है जो सरहद पार बैठा हुआ, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि हम सब एक हैं, कश्मीर हमारा है और हमें यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक सकता। कृतिका, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। गुरमीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। गुरमीत, देखिए जब अहम फैसले लिए गए सीसीएस की बैठक में 23 तारीख को, तो उसमें कई सारे इन फैसलों में एक फैसला अटारी बॉर्डर को लेकर भी था कि अटारी बॉर्डर को बंद किया गया उसके बाद में, और उसके साथ ही जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे उनको भी तुरंत ही डिपोर्ट करने के लिए बोला गया कि ये पाकिस्तानी लोग जो हैं वो वापस पाकिस्तान चले जाएं। आप इस वक्त अटारी बॉर्डर पर खुद मौजूद है, कैसा नज़ारा देखने को मिलता है?
देखिए कृतिका, 29 तारीख का दिन था जो तय किया गया था सभी पाकिस्तानियों को वापस अपने मुल्क जाने के लिए, यानी कि खुद ही पाकिस्तानी आए, अटारी बॉर्डर पर अप्रोच करें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर और अपने मुल्क वापस चले जाएं इमिग्रेशन करवाकर। और कल ऐसा हुआ भी, ऐसी तस्वीर हमने देर शाम तक देखी। मगर कल शाम से एक और नई तस्वीर देखने को मिल रही है, और जो आज सुबह काफी ज्यादा बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में पुलिस द्वारा ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर आया जा रहा है जिन्हें आज डिपोर्ट किया जा रहा है, और यह प्रक्रिया कल शाम से जारी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये अटारी बॉर्डर है। अटारी बॉर्डर पर सामने बिल्कुल आप देखेंगे कैमरे में, जहां पर वो नीला बोर्ड नजर आ रहा है, वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। बाएं हाथ पर वहां पर एंट्री होती है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर, जहां पर इमिग्रेशन करवाया जाता है। और वहां पर जाने के लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को लाया गया जो यहां पर रह रहे थे, किसी वजह से लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे थे, जिनके लॉन्ग टर्म वीजा एक्सपायर हो गए थे या कुछ और कारण से। तो उन सभी को पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर आई है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेडिकल रीजन से यहां पर आए थे, और कुछ ऐसे लोग भी इनमें शामिल हैं जो खुद यहां पर घूमने के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म वीजा पर आए थे। वो भी आज यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं और इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आज भी डेडलाइन एक्सपायर होने के बाद भी कांटेक्ट कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें लोकल प्रशासन द्वारा यह लिखकर जानकारी दी गई है कि आज तक यानी 30 तारीख तक वो बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। और यहां पर एक तस्वीर मैंने आपको अटारी बॉर्डर की दिखाई है, जिन व्हीकल्स को, जिन लोगों को अभी तक अंदर जाने के लिए एंट्री दी जा चुकी है। एक दूसरी तस्वीर है, यहां पर ये देखिए, ये बैरियर लगा हुआ है। यहां पर सबसे पहले जितने भी पाकिस्तानी नागरिक अंदर जा रहे हैं उनके पासपोर्ट बीएसएफ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेक किए जा रहे हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। और यहां पर बड़ी संख्या में इस समय भी जो पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर काफी उनके रिश्तेदार यहां पर आए हुए हैं। नोरी वीजा, नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया, नोरी वीजा जिनको जारी किया गया था, तो वो नोरी वीजा के तहत भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर अटारी बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रही है। कृतिका, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी हमारे साथ अटारी बॉर्डर से साझा करने के लिए। इसके साथ ही विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में आप मौजूद हैं और लगातार हमारे तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। साथ ही शैलेंद्र और अखिलेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में चर्चा भी होगी आतंकवाद को लेकर क्या कुछ रणनीति भारत की रहेगी, और इसके साथ ही क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। और इन 100 दिनों में ट्रंप ने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में खलबली मचा दी। ट्रंप ने इन 100 दिनों में शासकीय कार्रवाइयां, निर्वासन, संघीय कर्मियों की संख्या में कटौती, टैरिफ दरों में वृद्धि जैसे कई अहम फैसले लिए। ट्रंप इन फैसलों के जरिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अपना संकल्प पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि इन फैसलों को कुछ लोग अच्छा भी बता रहे हैं, तो कई सारे लोग जो हैं वो ट्रंप के इन फैसलों की कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। करेंगे ट्रंप के 100 दिनों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप 2.0 के 100 दिन। तो ट्रंप की मिशिगन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, इसमें हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगातार डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि टैरिफ, इमिग्रेशन, वैश्विक संगठनों से दूरी एक कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही ऑटो पार्ट्स पर आयात शुल्क जो है वो कम होगा आगे आने वाले समय में, हालांकि इससे पहले ही शुल्क बढ़ाया गया था। इसके साथ ही 100 दिन में कई सारे ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर 10 महत्वपूर्ण फैसले, वो भी आप
आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को 47वें राष्ट्रपति की कमान डोनाल्ड ट्रंप संभालते हुए नजर आए थे और इससे पहले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो साल 2017 से 2021 तक का पहला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का रहा था और अब जो है ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इसके साथ ही अपनी नीतियों पर तेजी से काम करने का वादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है कि जो उनकी नीति है उसके लिए वो तेजी से काम लगातार कर रहे हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं। हालांकि पहले ही 26 दिन की अगर हम बात करें तो कई सारे कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए गए, 26 कार्यकारी आदेशों पर। कई बड़े फैसलों से भी तमाम देशों में खलबली मची। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ऑटो टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। आखिर क्या ये यू टर्न रहा वो आपको बताते हैं। ऑटो मेकर्स और उपभोक्ताओं की तरफ से विरोध किया गया। ऑटो टैरिफ जब बढ़ाया गया तो उसका विरोध हुआ, जिसकी वजह से यू टर्न लिया गया। बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन में व्यवधान की शिकायत सीधे तौर पर मिल रही थी, जिसके बाद में ये कदम उठाया गया। निसान जैसी जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से मैक्सिको में गाड़ियों का उत्पादन जो है, ऑटो पार्ट्स का उत्पादन ही बंद कर दिया गया और इसके साथ ही नौकरियों पर भी जो खतरा है वो मंडराने लगा था मैक्सिको में खासतौर पर। तो ऐसे में ये यू टर्न लिया गया। इसके साथ ही लगातार होते इस विरोध के कारण ही नियमों में थोड़ी सी ढील जो है वो दी गई है। इसके साथ ही नौकरियां बचाने के लिए टैरिफ में राहत का ये बड़ा फैसला लिया गया है और यू टर्न ट्रंप की तरफ से ऑटो टैरिफ पर लिया गया है। इसके साथ ही अगर 100 दिन की हम बात करें तो 100 दिन में ट्रंप की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, लेकिन उनमें से 10 महत्वपूर्ण फैसले कौन कौन से हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। सीधे तौर पर आपको बताएं कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों पर सख्ती बरतते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप और इसको लेकर कई सारे हमने डिपोर्टेशन की भी तस्वीरें हमने देखी। इसके साथ ही फैसला नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हार्वर्ड और विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई की गई है। ये महत्वपूर्ण फैसला रहा और ये कार्रवाई की गई। हालांकि ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। फैसला नंबर 3 अगर हम देखें तो WHO से नाता तोड़ दिया गया अमेरिका ने और साथ ही नाटो से भी दूरी बनाता हुआ अमेरिका नजर आया। चौथा फैसला, पेरिस समझौते से बाहर अमेरिका हो गया है। जो पेरिस समझौता है उससे बाहर आने का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। फैसला नंबर 5, सरकारी नौकरियों में छटनी की गई। कई सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया और कईयों को बोला कि आप रिजाइन दे दीजिए। फैसला नंबर 6, टैरिफ से हड़कंप मचाए। कई सारे देशों पर टैरिफ लगा दिया गया, जिसमें खासतौर पर चीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो चीन पर लगाया गया। फैसला नंबर 7, यूएस एड पर रोक लगा दी गई, जिससे गरीब देश जो है वो परेशान होते हुए नजर आए। फैसला नंबर 8, रूस से यारी नजर आई और यूक्रेन का साथ जो है वो छोड़ते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। फैसला नंबर 9, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये नारा, ये संकल्प डोनाल्ड ट्रंप लगातार सामने लाते हुए रहे और उन्होंने कहा कि जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उससे अमेरिका दोबारा से ग्रेट बनेगा। फैसला नंबर 10, ईरान से डील की कोशिश अमेरिका करता हुआ नजर आया। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना दूसरी बार कार्यभार संभाला तो उसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो शुरुआत के 100 दिन कैसे रहे वो हमने आपको बताया। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, फिलहाल अगर हम 100 दिन की बात करें तो कई सारे महत्वपूर्ण फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं, जिसने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मचा दी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला अगर हम देखें तो वो है टैरिफ को लेकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अमेरिका की तरफ से जो फैसले लिए गए खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरे देश को, पूरे विश्व को इनफैक्ट एक तरह से हिला कर रख दिया। और ख़ासतौर पे अगर टैरिफ्स की बात की जाए या फिर नेटो के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले थे वे काफ़ी ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स रहे। और जिस तरह से टैरिफ लगाया गया देशों के ऊपर, एक चीज़ साफ कर दी गई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि अब तक जो ट्रेड इम्बैलेंस अमेरिका का बाकी देशों के साथ रहा है और जिसके चलते चाइना जैसे देशों ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वृद्धि भी की है, आर्थिक तौर पे उनका ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, वो अब आगे नहीं चलेगा। तो एक चीज़ पर तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक रहे हैं, जो खास तौर पे बात की जाए ट्रेड इम्बैलेंस की। तो अगर आप केवल आप दूसरे देशों से सामान खरीदते रहेंगे और आपके देश का सामान लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे तो ट्रेड इम्बैलेंस बनेगा, आपकी करेंसी वीकन होगी। तो इसके ऊपर जो फैसले जिस तरह से लिए गए और ट्रेड वॉर में चाइना को जिस तरह से आड़े हाथों लिया है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने, वो काफ़ी ज़्यादा एक कड़ा फैसला था, जिसके चलते भारत जैसे देशों के साथ अब कहीं ना कहीं एक ट्रेड डील होने जा रही है, जिसके चलते अब भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध है वो एक नई दिशा लेंगे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। और इसमें भारत जितना एक्सपोर्ट पहले किया करता था उतना इंपोर्ट नहीं करता था अमेरिका से, तो एक ट्रेड इम्बैलेंस वहाँ भी था। लेकिन भारत ने जिस तरह से फैसले ले, जिस तरह से इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ रहा है। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो अब इम्पोर्ट्स भारत बढ़ाने की तैयारी में लग गया है, अमेरिका के साथ अपने आर्थिक संबंध और ज़्यादा मजबूत करने की तरफ। और जिस तरह से चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है उसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा फायदा इस ट्रेड डील से हो सकता है। तो ये 100 दिनों में भारत का अगर कंसर्न की बात की जाए तो ये एक अहम कंसर्न रहा है। बल्कि अगर नेटो में बात की जाए तो एक बड़ा ही कड़ा फैसला था कि रशिया से भी बात करना, यूक्रेन से भी बात करना, मध्यस्थता कराने की कोशिश करना, तो ये भी उनके एक बड़े फैसलों में से एक था। इसके साथ ही अक्षय, अगर हम देखें तो ऑटो टैरिफ पर भी ढील देते हुए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, या यूं कहें कि ये यू टर्न लिया गया। आखिर क्या वजह देखते हैं इसके पीछे महत्वपूर्ण? जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने लगाए थे, वो भी एक तरह से एक ग्राउंड ब्रेकिंग फैसला था, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ, चाहे वो यूरोपियन गाड़ियों की बात की जाए तो जर्मनी और इटली जैसे देशों में, चाहे वो मर्सिडीज हो, ऑडी हो, BMW हो, या फिर अन्य तरह की जो लग्जरी कार्स हो वो आती है। जापान से अगर बात किया जाए, जापान और साउथ कोरिया से, तो वहाँ किया, ह्यूंडई, टोयोटा, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका से काफ़ी आगे थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि वो सस्ती गाड़ियां बनाती है, कई रिलायबल गाड़ियां बनाती है। तो ऐसे में अमेरिका की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो केवल फोर्ड और महज कुछ कारों तक सीमित हो गया था। तो पहले टैरिफ लगाया गया, देखा गया कि किस तरह से इंडस्ट्री रिएक्ट करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 2 साल का वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिया है कि जितने भी स्पेयर पार्ट्स है या फिर अन्य तरह की जो जरूरतें हैं जिनके ऊपर वो अन्य देशों के ऊपर निर्भर करते हैं, उसको कम किया जाए, ताकि जब अगली बार ये टैरिफ लगाया जाए या फिर किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए तो कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई समस्या ना हो। तो इसीलिए ये यू टर्न लिया गया। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। झकास